अगर मैं किसी को समझाऊं इलाहाबाद का तो उसको भी प्यार हो जाएगा इलाहाबाद से। इलाहाबाद जैसा शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है दूसरा। तो ये तो टैलेंट वाली बात है, इसमें क्या टैलेंट तो दिख जाता है ना। इसमें डिप्लोमेसी तो चलेगी नहीं, सरकारी नौकरी थोड़ी है कि बेवकूफ़ लोग भी खप जाते हैं। लेकिन हाँ, एक वो लव स्टोरी वाला जहाँ तक पार्ट है वो बहुत कुछ, मतलब मेरा भी इश्क हुआ, मैं भी छोटा था, मेरी वाइफ जो है उनके साथ तुलिका, तो चिट्ठी पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती थी जबकि वो मेरे घर के सामने ही रहती थी। मतलब मेरे ड्रामा स्कूल में जब गया तो एक नई दुनिया भी मिला मुझको, इलाहाबाद की दुनिया से मैं थोड़ा डिफरेंट आया, थोड़ा उस तरह की एक्टिविटी। तो वहाँ तब से लेकर के जब तक वो गुजरा, ही वॉज माई ओनली फ्रेंड। इतना फेमस हो गया वो डायलॉग, जैसे ये तुमसे ना हो पाएगा, वो भी इम्प्रोवाइज था। बाप रे बाप, वो भी इम्प्रोवाइज Really? था, स्क्रिप्ट में नहीं था वो, मैंने ऐसे ही बोल दिया। वो अनुराग की वो सुबह शाम तक घर में तो अंग्रेजी में बात करते हैं, सही बात। स्क्रिप्ट भी उनको रोमन में मिलती है। फिर वो थोड़ी बहुत जो हिंदी है उसमें बोल देते हैं, तो इम्प्रोवाइज कहाँ कर पाते हैं वो लोग, इसीलिए बुरे एक्टर हैं सब। साहिब-ई गैंगस्टर पार्ट 2 हम लोग कर रहे थे, तो बारिया एक जगह थी, वहीं हमने की थी पार्ट 1 भी। तो जब पार्ट 1 करने गए थे तो हम लोग शूट करे तो वहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते थे, ठीक है। तो खाना बनाने वाले ने तंदूर वंदूर नीचे रख दिया, तो उससे धुआं हुआ, तो मधुमक्खी आई, हमको, मुझे भी काटा, भागे सब लोग। मैंने उससे बोला कि यार ये मुझे कल ये नहीं चाहिए, मधुमक्खी छत्ते नहीं होने चाहिए, शूटिंग हो नहीं पाएगी, पॉसिबल है। दूसरे दिन मैं पहुंचा शूटिंग करने तो इरफान बाहर खड़ा था तमतमाया हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? कहते क्या किया तुमने? 4 गाली साथ में। मैंने कहा क्या किया? अब जिसने मधुमक्खी का छत्ता उसने जला दिया यार, वहां पे हजारों मधुमक्खियां मरी पड़ी थी। वो पता है मधुमक्खी क्या चीज होती है, पॉलिनेशन से लेके सब, अब इतना, अब मुझे बहुत उसने डांटा। दिग्मांशु जी, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सिनेमा में क्या रोल है? मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है, विदाउट, आई मीन बीइंग ऑब्वियस ऑन द फेस कि अरे मैं पॉलिटिकल पिक्चर बना रहा हूँ। हर चीज में है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हर चीज में घुसी हुई है ना, हमारे खाने में भी घुसी हुई है, हमारे व्यवहार में भी सब घूम रहे हैं, पिट गिरो करो। तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देती है, आप किस तरफ हो ये आपको बताती है। अगर आप अगर किसी आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं तो राइट लेफ्ट सेंटर कुछ भी, करेक्ट, तो वो तो देती है आपको। सो यू थिंक इट इज ओके, मतलब सिनेमा डायरेक्टर्स या मूवीज, जैसे उत्पल दत्त साहब का एक बहुत फेमस डायलॉग है थिएटर को लेकर के, उनसे किसी ने पूछा ना, क्या जबरदस्त अंग्रेजी बोलते थे वो, तो उन्होंने बोला था कि आई हैव ऑलवेज सीन थिएटर एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड आई यूज इट लाइक दैट, but all over the world, and now this trend is catching up in India, there is a trend to intellectualize theatre, and then he says, I think this is a bloody waste of time because you are driving more and more people away. ये तो थिएटर के संदर्भ में, वो क्या है ना, वो एक सर्टन किस्म का थिएटर के लिए है, जैसे उत्पल दत्त बोल रहे हैं, वो जैसे ब्रेख्ट का के नाटक का अगर देखिए, जिसमें कि इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है इतना, साफ साफ बातें हैं, म्यूजिक है, गाना है, और एक किसी मुद्दे पे नाटक हो जाता है, गाना बजा करके, गाने गा के, जैसे कि स्ट्रीट थिएटर होता था, उसी को उन्होंने एक बड़े उसमें ब्रेख्ट ने किया था। उत्पल दत्त वही फॉलो करते थे। करेक्ट। बट कुछ किस्म का थिएटर होता है जिसमें इसकी जरूरत नहीं, तो अलग अलग टाइप ऑफ थिएटर है आप, और उसमें हर टाइप के थिएटर में आप अपनी पॉलिटिकल बातें कह सकते हैं। तो बट मुझको, जैसे तुम्हारा सवाल था कि सिनेमा में एक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कितना रोल है? कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते। मुझे लगता है जो लोग मानते हैं उनका सिनेमा, अब ये एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। बिल्कुल, जैसे अभी बहुत सारी फिल्में आई हैं, वो सरकार की स्कीम्स को इन अ वे प्रमोट करती हैं, देयर आर ऑल सोशल कॉजेस। अच्छा, उस तरह की फिल्म है, मतलब वो तो ऑब्वियस ऑन द फेस किस्म की फिल्म है, वो तो बेकार पिक्चर होती, कौन देखता है, वो चलती भी नहीं है, वो सिर्फ वही चली थी। क्या थी वो? टॉयलेट एक प्रेम का था।
हाँ वो चली थी, और बाद में पैडमैन एक आई थी, ज्यादातर नहीं, एक चली ना, बहुत ज्यादा चली है यार, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल, हाँ। हाँ वो चली, लेकिन ज्यादातर तो नहीं चली। मैं इस तरह, ये तो बहुत ही ऑब्वियस टाइप की है, मैं इनकी बात ही करना, बेकार पिक्चर है सब। ये जैसे हॉलीवुड में देखिए स्पीलबर्ग है, वो एकदम टिपिकल हॉलीवुड का परचम लेके चल रहा है। दूसरी तरफ स्कॉर्सेसी है, स्कॉर्सेसी पॉलिटिकल है, लेकिन वो हिमसेल्फ बड़ा कैथोलिक गोइंग, चर्च गोइंग किस्म का डायरेक्टर आदमी है मार्टिन स्कॉर्सेसी, क्योंकि पिक्चरों में इतना झलकता नहीं। स्पीलबर्ग खुद बोलता है कि ही डजंट हैव ए सिग्नेचर। स्पीलबर्ग की को पिक्चर देखोगे तो आपको पूछोगे डायरेक्टर कौन है इसका, अच्छा स्टीवन स्पीलबर्ग। मार्टिन स्कॉर्सेसी की तुम 2 शॉट देखोगे बता दोगे स्कॉर्सेसी की पिक्चर है। यही होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करना है नहीं है ना, समझ गया। सिग्नेचर चाहिए। Signature। आप हुसैन की पेंटिंग देखते हो, पता से पता हुसैन है, हुसैन या जतिन दास है, जितने भी पेंटर, आप पेंटर को सिग्नेचर है उनका, करेक्ट। तो सिग्नेचर उसी के पास होगा जिसके पास आइडियोलॉजी होगी। Is it necessarily a good thing or a bad thing? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। It's a good thing. फिर आपको चीजों को देखने का नजरिया देता है ना पॉलिटिक्स। इफ यू, जैसे ब्रिटेन के एक बड़े पुराने डायरेक्टर अभी भी हैं, मैं उनकी अभी नई पिक्चर, केन लोच नाम है उनका, बहुत सीनियर, एक वही बचा है, समझ रहे हो? वो सिंपल फिल्में बनाता है, जिस तरह की ईरानियन पिक्चर होती है ना, लेकिन एक थॉट के साथ, बहुत सिंपल, दिल को छूने वाली इमोशनल फिल्म, सिंपल फिल्म। ओल्ड लोग करके भी उनकी एक फिल्म आई है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। इमिग्रेशन जो बाहर से आ रहे हैं लोग मिडिल ईस्ट से लंदन में, तो लंदन उसको प्रॉब्लम हो रही है ना कि इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं, उसको लेके फिल्म है, ब्यूटीफुल फिल्म। बट वही है, बिकॉज ही हैज एन आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वही चीज अगर कोई विदाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाएगा तो नहीं बनेगा, तो मशी पिक्चर हो जाएगी, वो बकवास पिक्चर हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, जो मेरा पूछने की वजह थी तिग्मांशु जी, कि अक्सर ये बोला जाता है कि तुम पिक्चर वगैरह बनाओ ना, तुम राजनीति में क्यों घुस रहे हो। राजनीति से मेरा मतलब व्हाई यू मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉइंट। सो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक एक्टर की, एक डायरेक्टर की, कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी या तो ओवर्टली या कोवर्टली प्रस्तुत करे। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। Yes, एक्टर को तो नहीं कह सकते, बिकॉज सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम कंप्लीटली। एक्टर इज वन ऑफ द टूल्स। एक्टर की कोई अब ज़्यादा अहमियत नहीं है सिनेमा में। एक्टर थिएटर पे होता है, स्टेज पे होता है। करेक्ट। तो इट इज टोटली अ डायरेक्टर्स मीडियम सिनेमा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी सिनेमा में दिखाओ और एज ए प्रोपेगेंडा यूज करो। होता है, और कई लोग बहुत कायदे से भी करते हैं। बट ज़्यादातर देखो, ये बड़ी बहस है, ये छोटी मोटी बहस नहीं है, कि जैसे हिंदुस्तान में एक खास किस्म की पॉलिटिक्स जो चल रही है, उस पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के लिए जो फिल्में बनी हैं, तो एस्थेटिकली फिल्में बहुत बुरी हैं। व्हाई डू यू से दैट? बेकार हैं, वो देखने में पता चलता है ना। मतलब जो अभी जो मूवीज जो प्रो गवर्नमेंट हैं, पिछले 10 साल में बैडली मेड फिल्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आइडियोलॉजी आप कुछ भी प्रोपेगेट करें, आइडियोलॉजी से बेहतर सिनेमा खराब है। सिनेमा खराब है वो। हिटलर के ऊपर कुछ फिल्में बनी थी, जब हिटलर को प्रोपेगेंडा फिल्म थी, तो आउटराइट फीचर फिल्म नहीं, प्रोपेगेंडा। आप देखना यूट्यूब में, उसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ द विल। ट्रायम्फ ऑफ द विल, ओके। और फीमेल डायरेक्टर, नाम कैसे भूल रहा हूँ मैं, आजकल भूल भी रहता हूँ। फीमेल डायरेक्टर। आप वो फिल्म देखो, आप उसने नया ग्रामर दे दिया सिनेमा को, जबकि वो हिटलर के प्रोपेगेंडा है। वाह। आप देखोगे उसमें शॉट्स टेकिंग, ट्रायम्फ ऑफ द विल, इट इज आउटस्टैंडिंग। अब देखो एस्थेटिक्स, वो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन एस्थेटिक्स आर्ट्स को आप ऊपर लेके जा रहे हो। उससे सीखा है, हम लोग सीखते हैं उस पिक्चर को देख करके, कैमरा किधर लगाना है। वाह। आप देखो यूट्यूब पे ट्रायम्फ ऑफ द विल, ब्रिलियंट फिल्म, मैं बिल्कुल देखूंगा। उसमें हिटलर ने जो बर्लिन ओलंपिक्स के हैं, और हिटलर का पूरी स्पीच, द वे इट इज शॉट, इट इज उफ। वो मिस हो जाता है जब इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म यहाँ बनती हैं। उनका क्योंकि उनका इंटेंशन ही रॉन्ग है। जब आपका इंटेंशन रॉन्ग होगा तो गलत होगा ना। इसका मतलब आप खुद पर्सनली शायद ना बिलीव करते हो। करते भी होंगे, लेकिन
पैसा कमाना है हाँ यार। पैसा कमाना है और वो काबिलियत नहीं है, नहीं है नेचुरली आपको नहीं आता ना। है ये काम करना। हाँ ये जो लेफ्ट और राइट और लेफ्ट का वर्चस्व सिनेमा में और राइट जो है उसका ये मानना कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है, आर्ट फॉर्म्स पर कब्जा किया हुआ है और इसको बदलना है, देयर हैज़ टू बी अ नॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, इनफैक्ट राइटिफिकेशन, इस बहस को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, ये बहस है क्या? क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे किसी ने की नहीं मेरे साथ आज तक। अच्छा, हाँ अब मैंने किसी को बोलते हुए ऐसा सुना भी नहीं कि अच्छा। मतलब ये बहस है कि नहीं हाँ हाँ है। बट नहीं, लेफ्ट इन्फ्लुएंस इन सिनेमा, बात ये है जो कि देखो यार, अब लेफ्ट कुछ रहा नहीं है। पहली बात तो हाँ रशा नहीं रहा, चाइना नहीं रहा, उस तरह का हाँ, लेफ्ट सही तो बात है। अब तो लेफ्ट क्या का ही- मतलब क्या रह गया? हाँ, अब तो कुछ नहीं कुछ रहा। नहीं रहा है। तो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट की तरह हम बात कर सकते हैं भाई हाँ। कि ये लेफ्ट वाला है, ये है। हाँ लेकिन जब रहा भी है, अब आप बिमल रॉय की सिनेमा देखिए या गुरुदत्त साहब का देखिए, करेक्ट, यार अर्ली राज कपूर का सिनेमा देखिए, हाँ। लेफ्ट का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है। हाँ पूरे राइटर्स उस वक्त जो अच्छा काम हिंदुस्तानी सिनेमा में, सिनेमा पे ही रहता हूँ कि उसके बारे सिनेमा में की ही बात करेंगे, मैं जानता हूँ उसके दिस इज बारे द में। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिनेमा। या हाँ क्योंकि सारे राइटर्स सब यूपी यहाँ से गए थे, कोई हिंदी उर्दू में लिखना था, सब लेफ्ट इन्फ्लुएंस थे। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के ही तो लोग थे, प्रेमचंद भी तो थे उसमें। अच्छा काम किया सबने। राइट वाले कौन अच्छा है? कोई नाम बताओ, मुझको तो नहीं मालूम। के एम मुंशी ने अगर कुछ लिखा होगा, हालांकि वो कांग्रेस में थे, लेकिन वो थे तो राइट विंगर ही, तो उनका कुछ है तो मालूम नहीं। उन्होंने भी कुछ लिखे हैं, के एम मुंशी ने भी कुछ लिखा है, लेकिन ऐसे हम तो जितने हैं, चाहे वो ख्वाजा अब्बास हो या कोई भी हो, हाँ सब लेफ्ट वाले ही थे। शैलेंद्र से बड़ा लिरिसिस्ट नहीं हुआ कोई दुनिया में यार। लेफ्ट वाले थे ना वो। आखिरी गाना रुला के गया सपना मेरा है ज्वेल थीफ का, क्या गाना लिखा है? करेक्ट, तो उसमें कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी नहीं है। हाँ लेफ्ट वालों में क्या था, वो पेन समझते थे, इंसानी दर्द समझते थे, और उतना ही काफी है, उतना ही काफी है समझना। लेफ्ट हो के आपको लाल झंडा लेके चलना नहीं है, लेकिन लेफ्ट वालों को कम से कम ये था कि आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते थे। आपके घर में आपका हेल्पर अगर है तो उससे तमीज से तो बात करोगे। वो कभी बोलेगा कि मेरी घर में तकलीफ है किसी को, आप तुरंत पैसा निकाल के दे दोगे, आपका है भी नहीं दोगे। ये करता है लेफ्ट, आपको बेहतर इंसान बनाता है, इतना ही करता है वो, बहुत है उतना होना। और फिर आप बेहतर इंसान हो तो आप क्रिएट भी अच्छा ही करोगे ना। सो एज अ नेचुरल corollary टू दिस क्वेश्चन, आपका ये कहना है कि राइट विंग आइडियोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग अच्छा सिनेमा नहीं बना सकते या नहीं कर सकते, या वो मर्म और दर्द जो सिनेमा राइट विंग आइडियोलॉजी कुछ है नहीं, पहली हाँ, बात। हाँ जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। अमीरी लोग होते हैं ना राइट विंगर ज्यादातर। हाँ मैं बहुत ही रेयर है कोई बहुत अमीर लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला जो मैंने होंगे, देखा होंगे। लेकिन मतलब वो फ्यू एंड फार बिटवीन। हाँ, वो आपको पेजेंट्री मूवमेंट में दिखेगा लेफ्ट का जो भी बचा हुआ वर्चस्व है। खैर मतलब वी आर नॉट प्रोपोगेटिंग एनी आइडियोलॉजी, बट सिनेमा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपका क्या मानना है कि राइट विंग जो विचारधारा में लोग विश्वास रखते हैं, अगेन एज अ, इसमें आउटलायर्स हो सकते हैं, वो अच्छा क्रिएटिव सिनेमा या डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे? नहीं कर ही नहीं सकते। यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों? व्हाई डू यू थिंक सो? राइट विंग आइडियोलॉजी है क्या? क्या है राइट विंग आइडियोलॉजी? अगर किसी से पूछें आप कि राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है, हाँ क्या बोलेगा वो? पता नहीं, मुझे तो फ्रैंकली समझ में नहीं आता। बिल्कुल। अल्टीमेटली सारे एवरीथिंग लीड्स टू द सेम। हर किसी को अंत्योदय, आखिरी इंसान तक मदद पहुंचाना, वेलफेयरिज्म, सबका कहना वही है। वो सब तो लेफ्ट है सब। एग्जैक्टली। तो उन्होंने लेफ्ट का तो एजेंडा ले लिया है। एक्चुअली राइट विंगर्स इस वक्त सब लेफ्टिस्ट है। ब्रांड न्यू थ्योरी, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, LHS इज इक्वल टू RHS। तो जो वेलफेयर स्टेट को जिस तरह से की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट दैट पॉइंट दैट यू वर सेइंग कि मतलब वो राइट वाले या उस विचारधारा में सोचने वाले अच्छा सिनेमा बना ही नहीं सकते,
मैं बस यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंसान नहीं अच्छे होते यार। लेफ्ट वाले जो थे वो इंसान का मर्म समझते थे, चाहे वो पोएट हो, राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, तभी तो बना पाते थे फिल्म। बिमल रॉय ने कितनी पिक्चरें बनाई यार, बंदनी, सुजाता, मधुमती तो चलो कमर्शियल पिक्चर थी, बट और भी कितनी फिल्में उन्होंने बनाई और सब सुपर हिट। सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड है बिमल रॉय के। करेक्ट। फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड तो कमर्शियल सक्सेस को ही मिलता है ना। सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड किसी डायरेक्टर के पास है, वो बिमल रॉय के पास है। आप उनकी सिनेमा देख लीजिए उनका। करेक्ट। वो बलराज साहनी वाली कौन सी पिक्चर थी यार, रिक्शे वाली जो, अरे 2 बीघा जमीन। 2 बीघा, सॉरी। तो अब क्या है वो पिक्चर यार, 2 बीघा, रिक्शे वाली की कहानी और कमर्शियल हिट पिक्चर है सब। बट ये ऐसे नहीं देखा जाएगा कि वो दैट मूवी वाज एंड दैट डायरेक्टर वाज अ क्रीचर ऑफ अ टाइम। एक समय की बात थी। एक आज की डेट में आप रिक्शा वाले पे फिल्म बना करके हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी अ कमर्शियल सक्सेस? आप मुझे बात बताइए, आप बना पाएंगे? नहीं, उसको उस 2 बीघा पीछे डॉगी है, 2 बीघा जमीन नहीं, बट किसी और ढंग से बना सकते हैं आप। हाँ। लेकिन अब आप क्या, सिनेमा में इस तरह के किरदार ही कहाँ रहे अब। पहले होता ना चोर, छोटा चोर, समझे, चोर या बाजीगर टाइप का कोई हीरोइन वो तमाशे में डांस कर रही है, लोग देख रहे हैं चौपाटी के सामने, इस तरह के किरदार होते थे। धर्मेंद्र है, अब वो कैरेक्टर्स भी कहाँ हैं? हमने उन कैरेक्टर्स पे बनाना ही छोड़ दिया है। अभी सीधे ओबरॉय फैमिली होते हैं, हेलीकॉप्टर से निकलता है देख के, हाँ, वो होते हैं वहाँ उतरते हैं। तो हमने तो जमीनी किरदार को पे फिल्म बनाना ही छोड़ दिया है। कहाँ बनती है। हाँ। अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, तिग्मांशु? आई जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म, हाँ। इट्स कॉल्ड घमासान। अच्छा। और अगर आप बताना चाहें कि इसमें इसमें Whatever you अरशद can. अरशद वारसी है। अरे वाह, अनदर फेवरेट। हाँ, और प्रतीक गांधी, हाँ। ये दोनों हैं। ओ, प्रतीक गांधी, ये स्कैम 92। स्कैम वाला, हाँ। व्हाट एन एक्टर, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट एक्टर। तो वो दोनों हैं, थोड़ा एक्शन फिल्म है, इट्स अ डेकॉइट फिल्म। एक पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था जिसमें आपने कहा था, हम लोग मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ है उसके बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा था कि वो मिर्ज़ापुर नाम तो रख दिया है लेकिन उसमें यूपी के नाम पर कुछ नहीं मिर्ज़ापुर के बारे हाँ, में। मिर्ज़ापुर के बारे में कुछ है ही नहीं। वो तो क्या है कि बस गोलियां चल रही हैं। एक जनरल इम्प्रेशन लोगों ने क्रिएट कर दिया है कि यूपी इक्वल्स कट्टा, यूपी इक्वल्स गली मोहल्ले में लोग जो हैं वो एक दूसरे को बस गाली देते हैं और गोली मारते हैं, बस यही है। मैंने बहुत बहस की इस पे, जब मिर्ज़ापुर आया था। हाँ। बॉम्बे में कई लोगों के साथ जो थे, मैंने कहा क्या है तुम लोगों को पता भी नहीं मिर्ज़ापुर जगह कैसी है? हाँ। कभी गए हो? नहीं। हाँ। ये नाम क्यों रखा यार? मुझको तो लगता है उन पे केस कर देना चाहिए था मिर्ज़ापुर वालों को। सच बता रहा हूँ, आपने एक शहर को बदनाम कर दिया यार। ऐसे पिस्तौल और बम ऐसे ऐसे हमने बहुत देखा, कट्टा पिस्तौल बम अपने टाइम में। इस तरह से थोड़ी होता था। लेकिन तिग्मांशु जी, एक आरोप फिर आप पर भी लग सकता है, और यहाँ मैं अपने पत्रकार होने की भूमिका निभा रहा हूँ। साहिब बीवी और गैंगस्टर में भी वायलेंस था, हासिल में भी वायलेंस था। हाँ, वायलेंस हासिल में था, है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी वायलेंस था, दो इट वाज नॉट, यू वर नॉट डायरेक्ट। आई लाइक वायलेंस। यू लाइक इन सिनेमा, आई एम अज्यूमिंग इन सिनेमा। आई लाइक इट। हाँ, वायलेंस मतलब एक्शन जिसे बोलते हैं ना। हाँ, एक्शन, हाँ, वो मुझे पसंद है। हाँ। बचपन में भी अगर पिक्चर के पोस्टर में पिस्तौल चाकू ना हो तो मैं पिक्चर नहीं देखने जाता था। सोशल फिल्में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज भी नहीं पसंद। हाँ। मैं रोमांटिक पिक्चरें मुझे स्पेशली हिंदुस्तान जो बनती बहुत बेकार, मैं कभी जाता नहीं। हाँ। तो आई लाइक इट, आई लाइक एक्शन, आई लाइक थ्रिल्स। करेक्ट, तो वो मुझे पसंद, वो अपना पर्सनल चॉइस है। करेक्ट, करेक्ट। बट जैसे हासिल में था, लेकिन साहिबी गैंगस्टर में कहाँ था वायलेंस? साहिबी में तो बहुत ड्रामा था। या इट वाज ड्रामा एक्चुअली, आई स्टैंड करेक्टेड। और वासेपुर मैंने डायरेक्ट नहीं की थी। हाँ, आपने डायरेक्ट नहीं, बच्चन अमिताभ हुआ था। हाँ। देखिए, क्योंकि और चक्र, मेरी पिक्चर में गालियाँ नहीं होती। इट इज अ फैक्ट। हाँ, हासिल में या पान सिंह तोमर में किसी पिक्चर में गाली नहीं थी। मतलब हराम ज़्यादा भी नहीं था, इस ये भी नहीं, इस लेवल पे भी नहीं थी, कभी नहीं होती मेरी।
वेब सीरीज की तो थोड़ी गालियाँ थी उसमें, मैंने कहा ठीक है चलता है इसमें तो चल दो, लेकिन मैं किसी फिल्म में जबकि कैरेक्टर्स ऐसे हैं, गुंडे हैं, जो कि बोलेंगे ही बोलेंगे, ये जिनके एक्सपेक्टेड है। हाँ। लेकिन तिग्मांशु जी, जरूरी नहीं है आप इतने क्रिएटिव हो जाएं कि आप बिना गाली यूज किए ही एग्जैक्टली एकदम सही कह रहे हो तुम। जिनको भाषा की समझ या भाषा का ज्ञान कम होता है ना, वो लोग गालियां यूज करते हैं। और स्पेशली अगर आप देशज लैंग्वेज अगर है, जैसे बुंदेली है पान सिंह तोमर में या अवधी इसमें है, तो उसमें उस जबान में अपने आप इतना मजेदार है कि गालियों की जरूरत पड़ेगी नहीं। For Pan Singh Tomar, you must have researched on Bundeli, no? वो तो क्यों, बुंदेली भाषा। बैंडिट क्वीन की थी ना, मैं असिस्टेंट था ना, तो वहीं की थी, तो वहां से मुझको उस रीजन के बारे में पता चल गया ना। बहुत खूब, बहुत ही खूब। अब मेरा जो लास्ट सवाल है तिग्मांशु जी इस दिल्ली दर्शन में, वो सिर्फ ये एक है कि जिस तरीके से समय का चक्र घूमता है, चीज़ें विलुप्त होती हैं, लेकिन फिर वो वापस एक दौर वापस भी आता है। मिसाल के तौर पर एलपी रिकॉर्ड्स अब वापस बनना शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर लोग पुराने गाने वापस सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पर किताबें जो हैं वो यूएस में उनकी रिकॉर्ड सेल्स होनी शुरू हो गई हैं। एक ऐसे युग में जब ये बोला जाता है कि अब सब आदमी डिजिटल हो गए हैं, ये सारी चीजें घूम घूम के वापस विश कि दोबारा से सिनेमा में भी लोग, सिनेमा में आई यू होपफुल पिक्चर हॉल में आने लगे। क्या है पिक्चर हॉल के साथ, क्या है ना, पिक्चर में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। पिक्चर हॉल में लोगों ने, जैसे तुम सही कह रहे हो, एलपी रिकॉर्ड्स दोबारा आ गए विद दैट हिज साउंड जो एनालॉग, उसमें थोड़ी कमी रहती है, वो थोड़ी कमी। देखिए चांद जो है उसका भी मुंह टेढ़ा, उसके चेहरे पे धब्बे हैं, लेकिन खूबसूरत है, खूबसूरत। तो ये एनालॉग और पूरा वाला जो टाइम था इसमें कमियां थी। अभी क्या डिजिटल से क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो आपको रियल नहीं लगता वो। जैसे गिटार बजाओ ना तो चिक चाक कॉर्ड पे तो साउंड आती है ना, वो मजा है उसका। उसको अगर हटा दोगे तो लगेगा ये तो यार नकली है, आर्टिफिशियल है। ये तो डिजिटल एड आर्टिफिशियल है। करेक्ट। सिनेमा में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी आ गई है। देखो यार, हर शहर में ट्रैफिक बढ़ गया है, इसको कोई तवज्जो नहीं देता इस बात को। पिक्चर हॉल में लोग, अरे ट्रैफिक कितना हो गया यार। बॉम्बे दिल्ली तो छोड़ दो, अभी तो बड़े शहर, छोटे शहरों में जहाँ पे आप 10 मिनट में पहुंच जाते थे, आज आपको 45 मिनट लगता है उस जगह पहुंचने में। तो क्यों जाएगा पिक्चर हॉल में? पूरे से टिकट इतने महंगे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है टिकट रेट्स, उन्होंने कॉर्पोरेट्स ने आके खत्म कर दिया सिनेमा यार। साउथ में इसलिए सिनेमा जिंदा है कि वहाँ पे कॉर्पोरेट्स को घुसने नहीं दिया इन लोगों ने। अभी वही पुराने प्रोड्यूसर जो थे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, वही फिल्में बनाते हैं, इसलिए उनकी फिल्में चलती हैं। एग्जीबिशन परफेक्ट है, सबको शो टाइमिंग करेक्ट मिलती है, मार्केटिंग में कैप है। आप एक ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते मार्केटिंग में। अगर तुमने पिक्चर बनाई, अब मैं छोटा डायरेक्टर हूँ, तुम बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, तुमने खर्चा कर दिया 15 करोड़ 20 करोड़ मार्केटिंग में, और नहीं कर सकते। एक कैप है, आप उतना ही चाहे तुम बाहुबली बनाओ। तो इन सब चीज़ों को बड़े बढ़िया बैलेंसिंग है वहाँ पे, हमारे यहाँ है नहीं। पिक्चर हॉल जाता है, आपको पार्किंग टिकट बेचता है, समोसा बेचता है, टिकट थोड़ी बेच रहा है वो। हजार चीजें बेच रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिनेमा जब आप जा रहे हैं तो आप वहाँ एसेंशियली पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, पार्किंग बेच रहे हैं, फिर और कुछ सामान खरीद रहे हैं, और सिनेमा इज इंसिडेंटल। तो नहीं जा रहे लोग। बहुत इंटरेस्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दिन आता है सबके होता है 100 रुपए का टिकट है, कुछ है कि आज 100 रुपए में आप देखो थिएटर भरा रहता है। इसका मतलब अगर आप टिकट रेट्स को कम करोगे तो लोग जाएंगे भाई पिक्चर हॉल देखने। तो क्या इनसे हो पाएगा? क्या इनके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं? लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। बहुत खूब। तिग्मांशु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू द रेड माइक से बात करने के लिए। थैंक यू हम लोगों को समय देने के लिए। अरे कभी भी यार।